Hello students, I Lokesh Seni welcome you all to the once again to the Shankar IAS Academy Delhi Center. Guys, I have a very big announcement for you. Shankar IAS Academy at Delhi Center is going to launch the GSPCM batch on the 16th of February. आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द एनरोलमेंट करवाइए. हम वी आर गोइंग टू लॉन्च द 3 स्पेशल बैचेस. Every batch will have a strength of 60 to 70 students and the quality of this batch will be every day. Like there will be answer writing, one-to-one mentorship would be there. और इस GSPCM बैच में जो भी बच्चे इनरोलमेंट ले रहे हैं उनको प्रीलिम्स प्लस मेंस जितना भी सिलेबस है यूपीएससी में सारा कवर्ड मिलेगा. उसके अलावा आंसर राइटिंग, वन टू वन मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स की, सी सेट की, प्लस मेंस के जितने भी आपके पेपर्स हैं उन सब की टेस्ट सीरीज. उसके अलावा जो स्पेशल फैकल्टी के साथ वन टू वन मेंटरशिप आपको करने का मौका मिलेगा. दूसरी बात, आपको जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं जो कि यूपीएससी में इंपॉर्टेंट हैं, चाहे हिंदू हो चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, उनकी डिटेल्ड समरी आपको मिलेगी. डेली हम लोग करंट अफेयर सेशन रखते हैं ताकि आपको जो है न्यूज़पेपर पढ़ने की भी रोज जरूरत नहीं है. एवरी डे विल कवर कॉम्प्रिहेंसिवली योर एंटायर यूपीएससी जर्नी. शंकर आईएएस अकेडमी विल बी विद यू इन योर एंटायर यूपीएससी जर्नी. जल्द से जल्द आप एनरोलमेंट करवाएं. 16 फरवरी से हम लोग हमारा बैच लॉन्च करने जा रहे हैं. सो गाइस प्लीज हरी अप. वी आर स्टार्टिंग a batch at Delhi Center. Now coming back to our current affair session. Now today's topics will be that first of all we'll discuss about the spina bifida. Then we'll also discuss about the Samudra Pratap. Then fishing cats will discuss about nutrition through corporate partnership. And then we'll discuss on the prelims, some special focus points. Now, the first topic of today is why awareness about folic acid to prevent the spina bifida must become a public health priority, right? कि folic acid का importance क्या है, खास करके जो प्रेगनेंसी स्टेज है उसके अंदर फॉलिक एसिड का इंपॉर्टेंस क्या है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रेगनेंसी के स्टेज के अंदर फॉलिक एसिड्स टेबलेट्स का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, किन चीजों से वो प्रिवेंट करता है, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. बेसिकली जो फॉलिक एसिड है वो वाटर सॉल्युबल बी कॉम्प्लेक्स है. ये काम में आता है. दिस इज एक्चुअली एसेंशियल फॉर योर सेल डिवीजन, राइट? एसेंशियल फॉर योर सेल डिवीजन, टिश्यू ग्रोथ. उसके लिए जो है आपका फॉलिक एसिड्स काम में आता है. क्योंकि जब भी अर्ली स्टेज में चाहे आपका टिश्यू डेवलपमेंट हो, चाहे आपका सेल डिवीजन का ग्रोथ हो, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? एंड फॉलिक एसिड या आयरन जो टेबलेट्स होते हैं, विटामिन B9, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स यू नीड इन योर बॉडी. और इसके लिए गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च की है, ये सारी चीजें अपन इस टॉपिक में कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे, राइट? नाउ this is the typical spinal cord in the infant. This is spinal cord and this is epidural space, nerve roots. The infant with the spinal bifida, right? ये उसको प्रिवेंट करता है. अगर बॉडी के अंदर अच्छे से फॉलिक एसिड लिया हो या आयरन डेफिशिएंसी ना हो, तो दैट इज अ गुड फॉर द मदर ऑल्सो, और जो अपकमिंग बेबी है उसके लिए भी बहुत बढ़िया है. Now what is spina bifida? Spina bifida एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है caused by incomplete closure of the neutral tube. जो कि न्यूट्रल ट्यूब क्लोज हो जाती है फर्स्ट 28 डेज के अंदर आफ्टर द conception. न्यूरल ट्यूब क्लोजेस विद द फर्स्ट 28 डेज आफ्टर कंसेप्शन बिफोर द प्रेगनेंसी इज डिटेक्टेड. इसके बहुत सारे हेल्थ इंपैक्ट हैं, ठीक है? ये सारे इसके यू सी द पार्शियल इनकम्प्लीट पैरालिसिस ऑफ द लोअर लिम्स. जो भी नीचे के जो लोअर लिम्स हैं, दे विल पार्शियली बी पैरालाइज्ड, हाइड्रोसाइफिलस, urinary bout and incontinence. So that is why the government is very much taking care of this particular folic acids. और गवर्नमेंट ने आपने देखा होगा, क्योंकि हमारी रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई थी कि 50% ऑफ द वुमेन्स आर सफरिंग फ्रॉम द एनीमिया इन दिस कंट्री. आयरन डेफिशिएंसी है उसमें. इसीलिए जो है ये फॉलिक एसिड, आयरन टेबलेट्स, इनका बहुत जो है इंपॉर्टेंस है, खास करके जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे या इन्फेंसी के टाइम पे या फिर एडोलेसेंस के टाइम पे. ये जो तीनों स्टेजेस हैं, चाहे प्रेगनेंसी हो, चाहे एडोलेसेंस हो या चाहे इन्फेंसी हो, इन तीनों स्टेजेस के अंदर इनकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है.
फिर उसके बाद डिजीज बर्डन इंडिया में 25,000 केसेस हैं एनुअली, प्रेवलेंस 4 पर लाइव बर्थ, अमंग द हाईएस्ट ग्लोबली। इंडिया में सबसे ज्यादा ये पूरी दुनिया में जो ये डिजीज का बर्डन है ये इंडिया के अंदर ही है। ग्लोबल कंपैरिजन कंट्रीज विद फॉलिक एसिड फोर्टिफिकेशन इज 1 पर 1000 लाइव बर्थ, 1000 में से एक पे है। रोल ऑफ फॉलिक एसिड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, विटामिन B9 क्या क्या होता है, ये एक्चुअली टिश्यू की ग्रोथ के लिए काम करते हैं, राइट। जो सेल डिवीजन की ग्रोथ होती है उसके लिए फॉलिक एसिड्स जो है वो काम में आते हैं, राइट। जितना भी हमारा जो बॉडी का ग्रोथ होता है, टिश्यू ग्रोथ हो चाहे सेल डिवीजन का ग्रोथ हो, इन सब में जो है वो फॉलिक एसिड काम में आता है। गॉट माई पॉइंट नाउ। उसके बाद में शार्प डिक्लाइन इन, अगर ये हम सब देते हैं, अगर ये सारी चीजें हम कंप्लीट करें तो देयर विल बी अ डिक्लाइन इन स्पाइना बाइफेडिया, एनसीफेली एंड अदर एंटिडीज। इंडियाज स्टेटस पॉलिसी गैप, नो नेशन वाइड मैंडेटरी फॉलिक एसिड फोर्टिफिकेशन। अभी हमारे पास इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं है, खास करके फॉलिक एसिड टेबलेट्स के लिए। आयरन टेबलेट्स के लिए तो है बट फॉलिक एसिड टेबलेट्स के लिए नहीं है। तो वी शुड ब्रिंग आउट, द गवर्नमेंट शुड थिंक, द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट शुड थिंक टू ब्रिंग आउट सच पॉलिसी जिसकी वजह से हम इन सारी चीजों को, तीनों चीजों को रोक सकते हैं, चाहे स्पाइना बाइफेडिया हो गया, चाहे एनसी फैली हो गया, या अदर एंटी डिजीजेज हो गई। ठीक है। नो सस्टेन्ड नेशनल अवेयरनेस कैंपेन, कोई कैंपेन नहीं है ना, मतलब इस तरह का कोई प्रोग्राम चल रहा है। तो टू थिंग्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट फर्स्ट वी हैव टू रन ए नेशनल वाइड मैंडेट फॉलिक एसिड फोर्टिफिकेशन, दूसरा हमें एक सस्टेन्ड नेशनल अवेयरनेस कैंपेन चलाना पड़ेगा। फिर उसके बाद इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है that spina bifida is caused due to incomplete closure of the neural tube during the early embryonic development, 100% true. The preconceptional intake of folic acid, the preconceptional, अगर हम पहले ही ले लें folic acid की tablet, has been scientifically proven to significantly reduce the incidence of the spina bifida, 100% correct. ठीक है. And then most children with the spina bifida suffer from the intellectual disability. No, it's not true. Then the answer would be 1 and 2. The best of my knowledge, the answer would be 1 and 2. What is the answer? Yeah, correct answer 1 and 2. Now the second is marine resources not the property of on one country. राजनाथ सिंह ने गोवा के अंदर, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जो भी समुद्रों के अंदर जो भी नेचुरल रिसोर्सेज या मिनरल्स या कुछ भी जो भी रिसोर्स मिलता है, चाहे क्रिटिकल मिनरल्स मिले, चाहे किसी भी तरीके का कोई भी एलिमेंट मिले, मेटल मिले, जो भी XYZ, वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का रिसोर्स नहीं है, सबका हक है उनके ऊपर, राइट। एट ए कमिश्निंग इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रताप, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा कि इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मारटाइम पावर इंश्योर पीस एंड स्टेबिलिटी इन द एंटायर इंडो पैसिफिक, कि ये हम इंडो पैसिफिक में अगर आपको जो स्टेबिलिटी चाहिए, पीस चाहिए, तो वी शुड इंश्योर कि सबके पास जो है इक्वल रिस्पॉन्सिबली मारटाइम पावर होना चाहिए, राइट। Now, core statement in the news, marine resources are not the property of any one country, they are shared heritage of humanity. सबकी साझी विरासत है ये, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का या किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का ये राइट नहीं है उसके ऊपर। एवरीवन शेयर्स द कॉमन राइट्स। रिफ्लेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल मारटाइम लॉ, ठीक है, रूल बेस्ड मारटाइम ऑर्डर हो गया, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो गया, इंडो पैसिफिक एंड इंडियन मारटाइम पोस्चर है। इंडिया प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज अ रिस्पॉन्सिबल मारटाइम पावर, क्योंकि इंडिया में भी आपको पता है पहले इट वाज 7,500 किलोमीटर की कॉस्ट लाइन थी, बट उसको दोबारा चेक करके पता लगा कि नाउ इंडिया हैव अ लमसम ऑफ 11,100 किलोमीटर्स की कॉस्ट लाइन है, और इंडिया शेयर्स अ वेरी, इंडिया इज अ वेरी व्हाट यू कॉल रिस्पॉन्सिबल मारटाइम कंट्री, maritime power India have, sorry. Now ensures the peace and stability in the Indo-Pacific, और जितना ज्यादा हमारे पास maritime power होगा उतना ज्यादा हम लोग we can bring out the peace and stability into this particular region, protection of the global common. हमें जो सबसे ज्यादा emphasis देना है वो cooperative security पे देना है। जैसे we are doing one cooperative security का एक classic example आप दे भी सकते हो, जैसे quad exercise हम लोग करते हैं। Normally quad exercise why we do, to counter the Chinese hegemony in the Indo-Pacific, but that is a cooperative security also, because we don't want that China should overemphasize on the entire South China Sea or the Indo-Pacific Ocean. So to counter their, you know, hegemonic views and ideas, we had a cooperation in the security. Then environmental protection, जैसे coral reefs लगातार खत्म होती जा रही हैं, right? जो लोग deep sea fishing कर रहे हैं, उससे भी जो है environment खराब हो रहा है।
क्राइसिस रिस्पॉन्स एट द सी, रोल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड्स का इसमें क्या क्या रोल है, वी विल सी. सो ऑपरेट्स अंडर द कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. कोस्ट गार्ड जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं. उनका क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ये सारे वो रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, मारटाइम पॉल्यूशन कंट्रोल करते हैं, सर्च और रेस्क्यू करते हैं. फिर उसके अलावा कोस्टल सिक्योरिटी है, प्रोटेक्शन करते हैं हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को. राइट, हर कंट्री का एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है. जैसे इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है. फिर असिस्टेंस ड्यूरिंग, जब कोई कभी कोई जो बड़ा शिप जा रहा हो उसके अंदर ऑयल स्पिल हो जाए, शिप फायर, डिस्ट्रेस एट शिप, इन सब में जो है इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो असिस्ट करती है. राइट, और इंडियन कोस्ट गार्ड के इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है, वी आर ऑलरेडी डिस्कस्ड. जैसे मारटाइम लॉ इन्फोर्समेंट हो गया, मैरीन पॉल्यूशन कंट्रोल हो गया, सर्च एंड रेस्क्यू हो गया, कोस्टल सिक्योरिटी हो गया, और प्रोटेक्शन ऑफ द ईईजेड हो गया. कमीशन एक आईसीजीएस समुद्र प्रताप है, कमीशन जनवरी 2026 में गोवा के अंदर, बिल्ट बाय द गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, जीएसएल. पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है ये. बेसिकली अगर कोई पूछे आपको समुद्र प्रताप क्या है, ये एक पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है जो कि जनवरी 2026 के अंदर कमीशनड हुआ है गोवा के अंदर से. की फीचर्स है, ये इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डिजाइंड पॉल्यूशन कंट्रोल्ड वेसल है. ये न्यूज में एग्जाम में आ सकता है क्योंकि इंडिया का अचीवमेंट है ये, और इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी को बहुत पसंद होते हैं कि समुद्र प्रताप आईसीजीएस जो है रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट. तो ज्यादातर तो लोग सोचेंगे कि वो कोई मैरीन सिक्योरिटी को या ये जो है वाटर जो हमारे बॉर्डर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, बट नो, दैट इज जस्ट फॉर pollution control vessel. So Samundar Pratap is what? Just a pollution control vessel, and it is the first indigenously designed pollution control vessel by India. Largest ship in the Indian Coast Guard fleet as commissioning. अभी तक का जो सबसे लार्जेस्ट फ्लीट है ये, इंडिजिनियस कंटेंट 60%, पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत है. हमारा जो सेल्फ रिलायंट इंडिया का जो ड्रीम है, इसका ये एक एग्जाम्पल है कि हमने सेल्फ जो है इसको इंडिजिनियसली डिजाइन किया है. ठीक है, टेक्निकल कैपेबिलिटीज हैं ये उसकी, ये प्रोटेक्ट करेगा कोरल रीफ को, मैंग्रोव को, फिशरीज को, मैरीन बायोडाइवर्सिटी को. ठीक है, इन सारी चीजों को ये प्रोटेक्ट करेगा. मैरीन पॉल्यूशन एज अ ग्लोबल चैलेंज, क्योंकि जो आज मैरीन पॉल्यूशन है वो पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज है. क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मारटाइम ट्रैफिक बढ़ रहा है. ठीक है, स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो इसी के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसको स्टार्ट किया है. राइट, नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्रा. It is the first indigenously designed pollution control vessel. Correct है. It has been built by Goa Shipyard Limited. ये भी ठीक लग रहा है. It is primarily designed for anti-submarine warfare. No, I think first and second would be the answer. Yes, correct. First and second is your correct answer, because it is not primarily designed for anti-submarine warfare. It is designed only to control the pollution in the marine. Pollution control करने के लिए इसको बनाया गया है. फिर उसके बाद है फिशिंग कैट कंजर्वेशन बियॉन्ड द प्रोटेक्टेड एरियाज. हमें बियॉन्ड द प्रोटेक्टेड एरियाज से भी फिश को प्रोटेक्ट करना है. ये जो फिशिंग कैट्स हैं, ठीक है, रीथिंकिंग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. व्हाई इंडियाज फिशिंग कैट्स नीड टू कंजर्व beyond the protected areas? They are embedded in the human landscape that fall aside the conventional focus of conservation. Recognizing these species as the priority of habitat in central to the species. इन सब लिए अलग अलग हैबिटेट बनाना पड़ेगा इनको प्रोटेक्ट करने के लिए. राइट, ये रिसेंटली ये आप देख सकते हो, बिल्ली जैसी लग रही है एकदम सेम. ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है प्रायोनेलरस विविरिनस एंड फैमिली है फेलिडे. कॉमन नेम फिशिंग कैट है. हैबिटेट है ये वेटलैंड्स में मिलेगी, मार्शेस में मिलेगी, रिवर बैंक्स में मिल सकती है, मैंग्रोव एरियाज में मिल सकती है, फ्लड प्लेन्स में और पैडी फील्ड्स में. ज्यादातर ईस्टर्न घाट्स में आपको मिलेगी, या मतलब ईस्टर्न इंडिया में ज्यादातर मिल सकती है, क्योंकि ये जो ज्यादातर चीजें हैं, चाहे वेटलैंड हो, मार्शेस हो, रिवर बैंक्स हो, मैंग्रोव्स हो, फ्लड प्लेन्स हो, दिस इज मोर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन द स्पेसिफिकली इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. फिर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इसमें ये पूछ सकता है कि इसकी जो आईयूसीएन रेड लिस्ट में इसका स्टेटस क्या है. ये वनरेबल है. ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में ये प्रोटेक्टेड है, अपेंडिक्स सेकंड में आती है. कन्वेंशन ऑन वेटलैंड रामसर, इनडायरेक्ट रेलेवेंस वेटलैंड. तो सबसे इंपॉर्टेंट इन तीनों चीजों में तो एक ही चीज है ये कि आईयूसीएन रेड लिस्ट में इसका स्टेटस क्या है, वनरेबल. क्योंकि यूपीएससी लाइक ऑल दीज क्वेश्चंस कि जो फ्लाइंग
कैट है उसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? तो आईयूसीएन स्टेटस क्या है? वनरेबल। वनरेबल इसका आईयूसीएन स्टेटस है। फिर उसके बाद इकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेमी एक्वेटिक स्माइल वाइल्ड कैट है। की एडेप्टेशंस है, पार्शियली वेब्ड फीट होते हैं इसके, स्ट्रॉन्ग लिम्स हैं, नीचे के पंजे मजबूत हैं, एंड रोबस्ट स्कल। ठीक है, एक्सलेंट स्विमर है, रेयर अमंग स्मॉल कैट्स। जितने भी छोटी कैट्स हैं उन सब में से खतरनाक तरीके से ये डाइट है, प्राइमरली फिश खाती है। ऑल्सो द एम्फीबियंस एंड द क्रस्टेशियंस एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। इकोलॉजिकल रोल है, इंडिकेटर है टू स्पीसी हेल्दी फ्रेश वाटर वेटलैंड। अगर ये कहीं पे मौजूद है तो इससे एक इंडिकेशन मिलता है कि वो एक तरह से फ्रेश वाटर वेटलैंड है। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सुंदरबंस में मिलेगी आपको। कोस्टल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मैंने आपको बताया था ना, ज्यादातर देखो उधर ही है। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, फिर आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर भी है, और तेराई बेल्ट यूपी और बिहार में भी आपको मिलेगी। प्रोटेक्टेड एरियाज विद ऑल्सो नोन एज दुधवा टाइगर रिजर्व में है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व में है, और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में है। आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि दुधवा टाइगर रिजर्व पार्क कौन से स्टेट के अंदर है, यू शुड नो। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? यूपी में है, बिहार में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है। यू शुड नो वेयर इज द वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, यू शुड नो, बिकॉज यूपीएससी हैव आस्क्ड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। जैसे 2018 में एक सवाल पूछा था दैट पाकुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, तो यू शुड नो वेयर इज दुधवा टाइगर रिजर्व, यू शुड नो वेयर इज पीलीभीत टाइगर रिजर्व, यू शुड नो वेयर इज वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स। फिर उसके बाद की फाइंडिंग फ्रॉम द न्यूज, द फिशिंग कैट सर्वाइव इन द कैनल नेटवर्क्स, विलेज पॉन्ड्स, फ्लड प्लेन्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, and conferred present 22 districts in UP and 5 districts in Bihar. And this data is based on the photo verified by the forest department conferred to the records. Major threats identified wetland loss की वजह से। ठीक है, अगर वेटलैंड्स जितने ज्यादा लॉस होंगे उतना ज्यादा इनके लिए प्रॉब्लम है। फिर रोड रोड मोर्टेलिटी, 25 कंफर्म डेथ्स आउटसाइड जो एरिना हुई है वो, क्योंकि रोड एक्सीडेंट्स में भी मारी जाती है। ठीक है, फिर मिस आइडेंटिफिकेशन हो गया, फ्रीक्वेंटली मिस्टेकन टू द लेपर्ड क्यूब्स। इनको जो लेपर्ड है उसका बच्चा मान के मतलब लेपर्ड बच्चा को कैलकुलेट कर लेते हैं ये फिशिंग कैट, या कई बार फिशिंग कैट को लेपर्ड का बच्चा मान लेते होंगे, राइट। फिर लीड्स टू पैनिक, केज टैपिंग एंड फोर्स्ड कन्फाइनमेंट, एक्सीडेंटल ट्रैपिंग हो जाती है। तो ये इन इन तरीकों से जो है ये इनका नुकसान हो रहा है, मतलब ये थ्रेट, मतलब इनको ये खतरा है सबसे ज्यादा। वेटलैंड लॉस अगर जितना ज्यादा होगा, ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। रोड मोर्टेलिटी में भी जा रहे हैं, मिस आइडेंटिफिकेशन और एक्सीडेंटल ट्रैपिंग। फिर उसके बाद ये एक क्वेश्चन आया है यहाँ पे, देखते हैं इसको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिशिंग कैट, इट इज लिस्टेड इंडेंजर्ड अंडर द आईयूसीएन लिस्ट इंक्लूडिंग इन द शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इंडेंजर्ड नहीं भैया, वनरेबल था, याद है ना, मैंने बताया था आईयूसीएन स्टेटस है। फिर उसके बाद है अनलाइक द मोस्ट स्मॉल्ड वाइल्ड कैट्स इट शोज द स्ट्रॉन्ग एडेप्टेशन टू एक्वेटिक हैबिटेट, फ्रीक्वेंटली अकर्स आउटसाइड द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया, राइट। तो 100% फर्स्ट तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। The only option left with either B and D, then we should go for B. Unlike the most small wild cat, it shows the strong adaptation to aquatic habitats and frequently occurs outside the protected forest area. Okay. Yes, second is the correct answer. Okay. And then the last is nutrition security through cooperative and corporate partnership. A major step taken towards, for India's nutritional security. यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, आपको ये भी पता होना चाहिए हमारे देश का कॉपरेटिव जो अफेयर्स मिनिस्टर है वो कौन है, दैट इज होम मिनिस्टर के पास ही जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी है। अमित शाह जी हैव होल्डिंग दिस मिनिस्ट्री। ठीक है, एक न्यू इनिशिएटिव है बाय द एनडीडीबी टुवर्ड्स रियलाइजिंग द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीज विजन ऑफ शाहकार से समृद्धि। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो सक्सेस हमें मिला है उसके बारे में वी हैव टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर थी। लॉन्च ऑफ गिफ्ट मिल्क शिशु संजीवनी प्रोग्राम्स, अराउंड 700 चिल्ड्रन टू रिसीव न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हो गया। ठीक है, ये सारे वी विल डिस्कस। न्यूट्रिशन सिक्योरिटी थ्रू कोऑपरेटिव कॉपरेशन पार्टनरशिप, जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हम बच्चों को देंगे या जो भी हमारे सिटीजन है उनको देंगे थ्रू कोऑपरेटिव कॉर्पोरेट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हिंदुस्तान की सबसे सक्सेसफुल कोऑपरेटिव का एग्जाम्पल मैं मानता हूं अमूल को, आनंद मिल्क उद्योग लिमिटेड जो कि गुजरात के अंदर है। हिंदुस्तान की सबसे सक्सेसफुल एग्जाम्पल है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का, राइट।
इशू है, इंडिया कंटिन्यूज टू फेस परसिस्टेंट चाइल्ड माल न्यूट्रिशन। आपको पता है इंडिया के अंदर आज भी कितना चाइल्ड स्टंटिंग का इशू है, चाइल्ड वेस्टिंग का इशू है, चाइल्ड स्टंटिंग का इशू है, चाइल्ड वेस्टिंग का इशू है, आपको माल न्यूट्रिशन का इशू है, राइट? ये सारे इश्यूज वी आर सफरिंग फ्रॉम। तो इन सब से बचने के लिए हमें न्यूट्रिशन की जो क्वांटिटी है वो हमारी डाइट में बढ़ानी पड़ेगी, अदरवाइज वी विल कीप गोइंग सफरिंग फ्रॉम ऑल दीज प्रॉब्लम्स। आइदर वो चाइल्ड स्टंटिंग हो, चाइल्ड वेस्टिंग हो, माल न्यूट्रिशन हो, या हमारी जितने भी वुमेन्स हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं या लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उन सब में भी एनीमिया की कमी है। वी हैव डिस्कस्ड ऑल्सो दिस थिंग। और एज पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019 to 21, 35.5% children under 5 are stunted और 32.1% अंडर वेट आर वेस्टेड। वेस्टेड का मतलब तो होता है एज के अकॉर्डिंग वेट कम है, और स्टंटेड का मतलब होता है एज के अकॉर्डिंग हाइट कम रह जाती है। और माल न्यूट्रिशन एक मल्टी डायमेंशनल चैलेंज है इंडिया के अंदर। ये ऐसे के अंदर भी ये टॉपिक आ सकता है, right? It can be an example of the ethics case study. It can be the part of your GS paper 2 social justice also. Malnutrition is a multi-dimensional challenge linked to food security India के अंदर, health system, sanitation, women's empowerment and institutional delivery mechanism। ये हमें, this is a very very $1 billion line कि जो malnutrition है वो एक multi-dimensional challenge है, right? That has been linked to food security, health system, sanitation, women empowerment and institutional delivery mechanism, right? फिर एनडीडीबी फाउंडेशन फॉर न्यूट्रिशन, एनएफएन, सेक्शन 8 ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रोमोटेड बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। जो एनडीडीबी है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, उसने मैंडेट किया है कि हमें इंप्रूव करना पड़ेगा न्यूट्रिशन आउटकम्स को यूजिंग डेयरी बेस्ड सॉल्यूशंस। सपोर्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स लेके आने पड़ेंगे। और हमें भी जो लास्ट मील डिलीवरी, जो कोऑपरेटिव डेयरी नेटवर्क फॉर द लास्ट माइल डिलीवरी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट और सहकार से समृद्धि, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन क्रिएटेड इन 2021। इस मिनिस्ट्री का काम ही ये है दैट स्ट्रेंथन द कॉपरेटिव्स एज द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। सहकार से समृद्धि मतलब प्रॉस्पेरिटी होती है, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से कैसे हम लोग प्रॉस्पेरिटी लेके आ सकते हैं, दैट इज द प्राइम एजेंडा। इंटीग्रेट कोऑपरेटिव इनटू द नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, अलायंस विद जो SDG 2 है, जीरो हंगर, एंड SDG 17 दैट इज जीरो हंगर तो हो गया आपका SDG 2, इसको हमें फुलफिल करना है, और SDG 7 पार्टनरशिप, राइट? फिर हम जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं जिनके अंदर हमने जो प्राइवेट MNC कंपनीज होती हैं, इनको CSR देना पड़ता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितना भी इनका नेट प्रॉफिट होता है उसका 2% इन लोगों को CSR में देना पड़ता है। तो ये जो पैसा ये CSR में देंगे, वी कैन ask them to divert this money especially for the malnutrition। और ये जो मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी है प्लस माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम ठीक कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दीज big private companies, right? Already we have discussed about why cooperatives deep, क्योंकि इनका deep rural penetration है, community ownership है, existing infrastructure है, trust based delivery mechanism है। all these things are कि why हम cooperatives को ही क्यों चूज कर रहे हैं, बिकॉज इनका रूरल पेनिट्रेशन गांव के अंदर ज्यादा इनका जो है पकड़ मजबूत है, कम्युनिटी ओनरशिप है, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, मिल्क यूनियन फेडरेशन, ट्रस्ट बेस्ड डिलीवरी मैकेनिज्म है, जैसे अलग अलग ट्रस्ट चलते हैं। दिस मॉडल रिड्यूस लीकेजेस, इस मॉडल से लीकेजेस कम हो जाएंगे, इंप्रूव होगी एक्सेप्टेबिलिटी, और इंश्योर करेंगे हम लोग सस्टेनेबिलिटी को। फिर उसके बाद इनिशियल, ये एक एग्जांपल है, क्लासिक एग्जांपल है उसका सेल का। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भिलाई में, टाटा और टारगेट ग्रुप है, 4000 स्कूल्स का इन्होंने किया है एरिया, माइनिंग अफेक्टेड रीजन छत्तीसगढ़ के अंदर। फ्लेवर्ड मिल्क ऑफ फोर्टिफाइड विद विटामिन ए और डी, विटामिन ए और डी फ्लेवर्ड मिल्क, ताकि बच्चों के अंदर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और डिलीवरी पार्टनर है छत्तीसगढ़ का मिल्क फेडरेशन, मैनेज बाय द नेशनल डेयरी एंड डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, शिशु संजीवनी प्रोग्राम है, वो IDI बैंक चला रहा है 3000 बच्चों के लिए नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, तो ये इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। यू शुड लुक ऑन ऑल दीज थिंग एग्जाम्पल, आप एग्जाम में भी कोट कर सकते हो कि दीज आर द थिंग्स करंटली, ये जो प्रोग्राम्स हैं दीज आर गोइंग ऑन प्रोग्राम्स, राइट? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग है, कॉपरेट सेक्टर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट ये सारे लोग इसके अंदर हैं। ठीक है, एवरी वन इज
फिर उसके अंदर थीम 1 न्यूट्रिशनल हेल्थ थ्रू पब्लिक इंटरवेंशन, थीमेटिक फोकस है, कोऑपरेटिव एंड कॉर्पोरेट कोलैबोरेशन करना है हमें। फिर उसके बाद की ये दीज आर द की चैलेंजेस, कौन कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग इंडिकेटर्स चाहिए, न्यूट्रिशनल आउटकम इवेल्युएशन चाहिए, रेप्लिकेशन ऑफ द क्रॉस स्टेट्स। फिर दिस इज वे फॉरवर्ड, पोषण अभियान जैसी स्कीम्स हैं दैट कैन रियली बी अ गेम चेंजर फॉर दीज काइंड ऑफ प्रोग्राम्स। हमें इंस्टीट्यूशनल हमें जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इनका इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं वो एक तरह से इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशंस हैं, जो भी ग्राउंड लेवल पे जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है, जब तक हम इंस्टीट्यूशन बना के किसी प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी। एंड वी हैव टू इंक्रीज द स्टेट लेवल न्यूट्रिशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड वी हैव टू bring all the stakeholders to the table. फिर ये एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको you have to try at your home, that malnutrition in India is not merely a problem of food availability. malnutrition इंडिया में सिर्फ merely एक फूड प्रॉब्लम नहीं है, फूड अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं है, बट एक डिलीवरी अवेयरनेस और इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन। इन दिस कंटेक्स्ट एग्जामिन हाउ कोऑपरेटिव कॉर्पोरेट पार्टनरशिप, हमें ये बताना है कि कैसे जो कोऑपरेटिव और कॉर्पोरेट पार्टनरशिप है वो स्ट्रेंथ कर सकती है इंडिया के न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को। और हमें रीसेंट इनिशिएटिव्स बताना है जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे स्टील भिलाई प्लांट का, और वो सब आप इसके अंदर कोट कर सकते हैं। ठीक है। देन देयर इज क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स फॉर द टी इंपोर्ट्स। द सी मुरुगन डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द टी बोर्ड स्टेटेड, अब देखो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार यूपीएससी में आ भी चुका है, जैसे कॉफी बोर्ड हो गया, टी बोर्ड हो गया, ठीक है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, कौन इसका क्या है, इसका जो वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, वी शुड नो ऑल दीज थिंग्स। ठीक है। कंडक्टेड बाय टी बोर्ड्स ऑफ इंडिया, ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट importation ऑफ लो कॉस्ट और इंफीरियर क्वालिटी ऑफ टी इनटू इंडिया। ठीक है। टू स्टैब्लिश स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर फॉर कॉम्प्रिहेंसिव क्वालिटी टेस्टिंग होनी चाहिए इंडिया के अंदर। ठीक है। ताकि इंडिया में जो बाहर से लोग इंपोर्ट कर रहे हैं तो ऐसे फिर इंडिया के बेचारे टी प्लांटेशन का क्या होगा। ये टी बोर्ड है इंडिया का जो कि आता है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर। ठीक है, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेचर है, स्टेचुटरी बॉडी है, जो कि टी एक्ट 1953 में ये सेटअप हुआ था। आपको कोई पूछे कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है तो आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हेडक्वार्टर कहाँ है टी बोर्ड ऑफ इंडिया का? कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। इसका मेन काम क्या है? ये फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस देती है, ये फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस देती है। ठीक है, कल्टीवेशन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मार्केटिंग ऑफ टी, एक्सपोर्ट एंड प्रमोशन के लिए। गॉट माय पॉइंट? ठीक है, क्या क्या देती है? फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस फॉर कल्टीवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग ऑफ टी, एक्सपोर्ट, प्रमोशन एंड एक्सेट्रा। दिस इज द टी बोर्ड ऑफ इंडिया। नृत्य कलानिधि अवार्ड है, एक भरतनाट्यम एक्सपोनेंट है, उर्मिला सत्यनारायण हैज बीन कन्फर्ड टू द नृत्य कलानिधि अवार्ड है, जो कि 19th डांस फेस्टिवल हुआ है म्यूजिक एकेडमी चेन्नई के अंदर। और इसका मेन एम है टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग एक्सेलेंस एंड सस्टेन्ड कमिटमेंट टू प्रिजर्व द भरतनाट्यम को प्रिजर्व करने के लिए इनको जो है अवार्ड मिला है। और अवार्ड का नाम है नृत्य कलानिधि अवार्ड। ठीक है, ये अवार्ड किसको मिला है? उर्मिला सत्यनारायण हैज बीन कन्फर्ड टू द नृत्य कलानिधि अवार्ड इनको मिला है कि भैया ये बहुत अच्छा डांस इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है, सस्टेन देयर, शी इज कमिटेड टू प्रिजर्व द कल्चर ऑफ भरतनाट्यम। ठीक है। भरतनाट्यम अमंग द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म्स इंडिया में, ओरिजिनेटेड तमिलनाडु से हुआ है। कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेस, दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेस, प्योरिटी, tenderness and distinctive sculpture poses. Traditionally, female dancers performed the Bharatnatyam in the temple settings. ज्यादातर फीमेल्स जो होती हैं वो इस डांस को परफॉर्म कर सकती हैं। और की एलिमेंट होता है इसके अंदर नृत्य, दैट इज प्योर डांस, नृत्य दैट इज एक्सप्रेसिव डांस, मतलब एक्सप्रेशन भी होता है, प्योर डांस भी होता है, एंड नाट्य मतलब ड्रामा भी होता है। डांस एंड ड्रामा दोनों होता है किसके अंदर? भरतनाट्यम के अंदर। नृत्य मीन्स एक्सप्रेशन, ठीक है, और नाट्य मीन्स ड्रामा, और नृत्य मीन्स प्योर डांस। परफॉर्मेंस आर टिपिकली अकॉम्प्लिश्ड बाय द कार्नेटिक म्यूजिक, जो कि आपका ट्रेडिशनल म्यूजिक होता है। ठीक है, द परफॉर्मेंस आर टिपिकली अकॉम्पनीड बाय द कार्नेटिक म्यूजिक। इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स, इंडिया के अंदर बेसिकली देयर आर 8 मेजर क्लासिकल डांस फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड बाय द संगीत नाटक एकेडमी हो गया, जिसके अंदर पहले नंबर पे भरतनाट्यम, मतलब 8 कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम हो गया, ठीक है, जो कि कहाँ का है अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, वेर इज भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का, राइट। फिर हो गया कथक, हो गया यूपी का, हो गया कथकली, हो गया
ठीक है, केरला का हो गया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो गया, मणिपुरी मणिपुर का हो गया, मोहिनीअट्टम केरला का हो गया, उड़ीसी उड़ीसा का हो गया, एंड सतारिया जो है वो आसाम का हो गया, मणिपुर का हो गया। राइट नाउ फिर उसके बाद में दिस इज द एक इसको देखो और जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट आउट कि ये जो द क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द ट्री बोर्ड इन इंडिया, विद रेफरेंस टू द ट्री बोर्ड इन इंडिया जो है फर्स्ट इज इट स्टैट्यूटरी बॉडी स्टैब्लिश अंडर द स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द टी एक्ट 1953, ये सतरिया दैट इज ऑफ आसाम ओनली। मैंने कंफ्यूज होके मणिपुर, पहले आसाम ही बोला फिर कंफ्यूज होके मणिपुर एंड देन अगेन आसाम, राइट? सॉरी फॉर दैट। With reference to the Tea Board of India, consider following statement. It is a statutory body established under the Tea Act 1953. Okay. It functions under Ministry of Commerce Industry. Okay. Its headquarters located in Guwahati. No, its headquarters is in Kolkata. So the first, third will be wrong. Tuck, tuck, tuck. And then answer would be first and second. Okay. Please like, comment, and share. Now, once again, I want to tell you one thing very important, that Shankar IAS Academy is launching our GSPCM batch in Delhi Center. Please enroll as soon as possible. सारा सब कुछ यहाँ पे हम लोग जो है आपका मेंस का सारा सिलेबस कवर होगा, प्रीलिम्स का सारा सिलेबस कवर होगा, 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी, आंसर राइटिंग होगा आपका, सीसेट के लिए हम आपको अलग से प्रिपेयर करवाएंगे, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है, और आपको टीचर के साथ भी 1-to-1 मेंटरशिप करने को मिलेगा। डेली करंट अफेयर है, सब कुछ न्यूज़पेपर से भी उसमें हम सारा सब कवर करेंगे, हिंदू भी कवर करना है, इंडियन एक्सप्रेस भी कवर करना है, मतलब कॉम्प्रिहेंसिवली सारी जो प्रिपरेशन है अंडर वन रूफ, शंकर आईएएस एकेडमी दिल्ली सेंटर, 16th Feb 2026। प्लीज एनरोल योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।